अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 34 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। टॉपिक नंबर 194 इंट्रोडक्शन। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस वही है जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। डिस्कोर्स को क्रिटिकली एनालाइज करना, मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्कोर्सेस को एनालाइज करना। इसमें जी MCQs बस देख लें। डिस्कोर्स critical discourse analysis CDA is a problem oriented and transdisciplinary set of theories and methods widely used in educational research। अब उन्होंने कह दिया है कि ये एजुकेशनल रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा ये जो है डिसिप्लिन यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा ये MCQs देख लें। अशर्ड assumption is that discourse can be understood as a multi model social practice। इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि एक सोसाइटी में कितने ही मुख्तलिफ़ तरह के डिस्कोर्सेस होते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस, उनके सोशल प्रैक्टिसेस के हवाले से। ठीक है, तो ये एक मल्टी मॉडल सोशल प्रैक्टिस आप इसे कह सकते हैं कि हमने सोसाइटी के हवाले से ही स्टडी करनी होती है ना। जिस सोसाइटी में वो लैंग्वेज बोली जा रही है, वो लैंग्वेज कैसी है, कितनी उसकी डोमेन्स निकल रही हैं, कितनी उसकी टाइप्स निकल रही हैं डिस्कोर्स की, तो हमने वही सोशली करनी होती है ना। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 195 अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द CDA ग्रुप। इसका मैं इस सारे चैप्टर की इतना डिटेल नहीं बता रही क्योंकि ये इतना कोई ख़ास नहीं है और जो पहले हम चीज़ें पढ़ चुके हैं वही है। तो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं समझा दूँगी, जो नहीं है वो बस एक बार रीड आउट करने वाला है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 195 अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द CDA ग्रुप। ये जी टोटली हिस्ट्री के बारे में अब ये है टॉपिक, तो ये आप खुद पढ़ेंगे। ये भी MCQs है, ये आपने खुद देखना है। यही इस टॉपिक में कह रहे हैं कि जी एक पहले शुरू में आइडिया आया, फिर करते करते ये एक मुकम्मल डोमेन बन गई, एक प्रॉपर स्कूल ऑफ थॉट ये इसका बन गया। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का एक पैराडाइम इसका बन गया करते करते। ठीक है। टॉपिक नंबर 196 कंसिडरिंग क्रिटिकल इन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में क्रिटिकल का क्या मतलब है? उनका कहना है पावर इज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़। क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ में जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इसका वो है पावर। पावर रिलेशंस में आप किस तरह डिस्कोर्स करेंगे, सोसाइटी में पावर रिलेशंस की बेस पे किस तरह डिस्कोर्स होता है किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, आप उसे क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। उनका कहना है इट टेंड्स टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव यूजेस ऑफ पावर। इसमें ज़्यादातर उस पावर को नेगेटिवली जो यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा मतलब उन पे ध्यान दिया जाता है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म वगैरह शुरू हो जाते हैं सोसाइटी में डिस्कोर्स की बिना पे। वो पावर रिलेशंस में जो डिस्कोर्स हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, उसकी बिना पे जो सारा एक सोसाइटी में ऑपरेशन चल पड़ता है, डोमिनेशन हो जाती है। तो डिस्कोर्स की बिना पे होती है ना। एक लैंग्वेज तो बीच में है सबके दरमियान में, एक सोसाइटी में, हर सोसाइटी में एक लैंग्वेज तो है, उस लैंग्वेज के ही बिना पे सब कुछ हो रहा है ना। तो जी आपने इनको इन पावर रिलेशंस की डिस्कोर्स को करना है एनालाइज। ये जी पंच लाइन देख लें। दिस सजेस्ट दैट क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज शुड ऑफर एन एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ पावर। उसे ये एनालिसिस करना चाहिए कि वो उन पावर के इफ़ेक्ट को एनालिसिस करे थ्रू डिस्कोर्स। जो जिस गुफ्तगू के बिना पे जो वो पावर जिन लोगों के पास है वो किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको ये एनालिसिस करना आना चाहिए। द आउटकम्स ऑफ पावर, उस पावर का आउटकम क्या होगा, ऑफ व्हाट पावर डज टू पीपल, ग्रुप, सोसाइटीज़ एंड हाउ दिस इम्पैक्ट कम्स अबाउट। ठीक है, ऑल अबाउट पावर रिलेशंस इसमें आप करते हैं एनालिसिस के पावर रिलेशंस की बिना पर डिस्कोर्स कैसे होता है। अब जी क्रिटिकल सोसाइटी सोशल थ्योरी एक चीज़ आ गई। इसने क्या किया, इसने एक ग्राउंड दे दिया इस अप्रोच को, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को ना एक ग्राउंड दे दिया कि समझ लें कि उसकी फाउंडेशन बन गई, एक उसकी बिल्डिंग बन गई कि अच्छा भाई ठीक है काम शुरू करते हैं इस चीज़ पे।
तो जी CST is a transdisciplinary knowledge-based structure by the dual agendas of critiquing and resisting domination and creating a society free of oppression. इनका ये मौक़िफ़ था, इनका ये मकसद है कि वो जो सोसाइटी में ये जो डोमिनेशन होती है, ये जो पावर होती है, इसको एक तो इस पे तनकीद करें, इसको पॉइंट आउट करें। दूसरा ये कि वो उसे रेजिस्ट करें, ठीक है, और अपनी सोसाइटी को ऑपरेशन से जो है आज़ाद करवाएं इसे, ठीक है। अब जी इसका क्या क्या इसमें किया जाता है, ये बड़े मज़े का है। क्रिटिकल सोसाइटी सोशल थ्योरी एंड रिसर्च रेस्ट ऑन द रिजेक्शन ऑफ नेचुरलिज्म। बेसिकली आप पहले ये देख लें कि ये करते क्या हैं। क्रिटिकल सोशल थ्योरी में वो कहते हैं हर चीज़ पे ना उनका मानना है, उन्होंने ना क्रिटिकल सोशल थ्योरी में उनको करते क्या हैं, हर चीज़ पे उनका होता है कि क्यों ये चीज़ है, तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है क्यों, ये वजह क्या है इसकी, तो ये इनका बेसिक होता है पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसको दिमाग में रख के आप ये पढ़ें, क्रिटिकल सोशल थ्योरी एंड रिसर्च रेस्ट ऑन द रिजेक्शन ऑफ नेचुरलिज्म। ये जो कहते हैं, ये इनकी जो रिसर्च है ये रिजेक्ट कर देते हैं नेचुरलिज्म को। मतलब वो कहते हैं कि ये जो आप लोगों ने, ये जो सोसाइटी ने नेचुरलिज्म बनाया हुआ है ना, कि आपकी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ये जो आपकी रवायात हैं, ये आपके लेबल्स हैं, ये आपके प्रोग्राम जो रियलिटी के नाम पे दिखाते हैं, तो ये नेचुरलिज्म नहीं है, ये आपके अपने बनाए गए ये सारे सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ये असल नहीं है, इसे रियलिटी नहीं कह सकते, ये नेचुरलिज्म नहीं है, इसे वो रिजेक्ट करते हैं। इसके अलावा वो रैशनैलिटी को इस तरह रिजेक्ट करते हैं, द अजम्पशन दैट ट्रूथ इज़ अ रिजल्ट ऑफ साइंस एंड लॉजिक। उनका कहना है कि हर वो चीज़ जो कि साइंस और लॉजिक से प्रूव हुई है उसे ही क्यों ट्रूथ कहा जाता है, उसे ही क्यों रैशनैलिटी कहा जाता है, जबकि आपका खुद भी ये नहीं है। ट्रूथ उसका माना जाता है जो कि आपकी सोसाइटी में पावर में है, ठीक है, रैशनैलिटी उसकी मानी जाती है। ये इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। नेचुरलिटी को वो पॉइंट आउट करते हैं, न्यूट्रलिटी को वो पॉइंट आउट करते हैं, द अजम्पशन दैट ट्रूथ डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट। न्यूट्रलिटी वो क्या कहते हैं कि कोई भी इंसान न्यूट्रल नहीं होता, हर कोई किसी ना किसी की साइड पे होता है, किसी ना किसी के साथ उसका मुफाद होता है, वो किसी न किसी की साइड पे होता है। इसी तरह ट्रुथ का वो कहते हैं कि ट्रुथ उसका माना जाता है जो कि पावर में ऊपर है, जिसके साथ आपका मुफाद है आप उसकी चीज़ मान लोगे, जिसका आपका नहीं मुफाद आप नहीं मानोगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रलिटी वो कहते हैं ये आपकी अपनी बनाई गई है। इसके अलावा वो रिजेक्ट करते हैं इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि कोई कहता है ना कि मैं अलग हूँ, नहीं जी, आप अलग नहीं हैं, आप एक सोसाइटी में बंधे हुए हैं, आप सब इस सोसाइटी में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, आप अलग नहीं हो सकते। आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें जो एक सोसाइटी में होंगी। ये इन सारी चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं, नेचुरलिज्म को, रैशनैलिटी को, न्यूट्रलिटी को, इंडिविजुअलिज्म को, ठीक है। इसके अलावा ये MCQs है कि इसमें ये डोमेन्स आ जाती हैं, और ये भी MCQs है कि ये इन्फ्लुएंस बाय स्कूल्स सच एज द फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़, ठीक हो गया। अब ये MCQs फिर से, एट द हार्ट ऑफ क्रिटिकल सोशल थ्योरी इट इज़ अ कमिटमेंट टू वर्क विद हार्ट, हेड एंड हैंड्स। उनका कहना है इस थ्योरी की जो मेन चीज़ है, जो इसका हार्ट है, वो ये है कि हर कोई अपने काम सर अंजाम दे, अपने दिल से, अपने हाथों से और अपने दिमाग से। कोई किसी किस्म का कोई पावर रिलेशनशिप रहे ही ना, कोई इस तरह का पावर डोमिनेशन हो ही ना, हर कोई अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से अंजाम दे बस। टॉपिक नंबर 197, कंसिडरिंग डिस्कोर्स इन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स का मुझे नहीं लगता अब बताने की ज़रूरत है, हम सबको पता है डिस्कोर्स क्या है। डिस्कोर्स बातचीत है,
हर तरह की बातचीत इसमें आ जाती है। पर उनका कहना है, बस ये एमसीक्यूज देख लें, मीनिंग्स आर मेड थ्रू रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स। उनका कहना है किसी भी सोसाइटी में मीनिंग्स जब बनाए जाते हैं तो वो किस तरह बनाए जाते हैं, किसके थ्रू बनाए जाते हैं, रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम के थ्रू बनाए जाते हैं। रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम क्या है? अब अगर आप लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो लैंग्वेज आ जाती है वो आपका रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है, जिसके थ्रू मीनिंग बनते हैं। आपका हर एक वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग उसके साथ रखा गया है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है ना उस वर्ड की या उस चीज़ की एक रिप्रेजेंटेशन है आपकी लैंग्वेज में। तो ये जी मीनिंग्स जो होते हैं रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम के थ्रू बनाए जाते हैं। ये जी एक और देख लें, मीनिंग्स आर ऑलवेज एम्बेडेड विद इन सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। आपके जो मीनिंग होते हैं वो हमेशा आपकी सोसाइटी के हवाले से ही होते हैं, आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ही होते हैं। ये तो बात बस लिख लो, ये बस अज़बर कर लो। ये जी एक और एमसीक्यू, डिस्कोर्सेज आर सोशल प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। टॉपिक नंबर 198 कंसिडरिंग एनालिसिस इन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। उनका कहना है बहुत सारे अप्रोचेज़ हैं हमारे पास एनालाइज करने के, डिस्कोर्स को एनालाइज करने के हमारे पास बहुत अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। पर इन जर्नल अब हम पढ़ेंगे, इन जर्नल द व्यूज़ ऑफ मेथड्स ऑफ एनालिसिस इज़ दैट वन फाइंड्स अ रिसर्च टॉपिक। जनरली आप जब एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप एक रिसर्च टॉपिक, आपके पास एक टॉपिक होता है कि मैंने इस चीज़ पर रिसर्च करनी है, ठीक है। डिस्कोर्स का एक टॉपिक होता है कि समझ लें आपने एक स्पेशल डोमेन उठा लिया, आपने बिजनेस सेटिंग्स उठा ली कि हमने इसके डिस्कोर्स को हमने एनालाइज करना है, आपने वो टॉपिक उठा लिया, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर थोड़ी सी जो होते हैं ना सेट ऑफ थियोरेटिकल फ्रेम्स आपने उसके ऊपर अप्लाई करने हैं, मतलब कि मेथड्स अप्लाई करने हैं जो कि आपको अवेलेबल होते हैं कि जिसके मदद से आप रिसर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक पे। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप उस सेटिंग्स में जाके खुद आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। उन सेटिंग में जाके आप ऑब्जर्व करें कि कैसे लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से। इसे एक्सटेंसिव फील्ड वर्क भी कहा जाता है। उनका यही कहना है कि सम एनालिसिस ड्रॉ ऑन एक्सटेंसिव फील्ड वर्क। वो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके उस सेटिंग में जाके खुद ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को। कुछ वो कहते हैं कि जो पुराने जिन्होंने रिसर्च की या बहुत जो पुराने डिस्कोर्स कलेक्ट किए जाते हैं उनकी मदद से वो उस पर रिसर्च करते हैं, उनकी मदद से वो डाटा लेते हैं या वेबसाइट्स की मदद से लेते हैं, न्यूज़ सोर्सेज, इतने सारे तो सोर्सेज हैं, ठीक है। अब ये एक और एमसीक्यूज़ के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशंस ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशंस ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस हैं वो हैं जेम्स जी की, नॉर्मन फेयरक्लॉफ की और क्या ये मुश्किल से नाम है, गंथर क्रेस की। टॉपिक नंबर 199 डिफरेंट अप्रोचेस टू CDA। जेम्स जी की अब हम अप्रोच पढ़ेंगे। उनका क्या कहना है, वो क्या उनकी अप्रोच थी। An integrated approach to discourse analysis is the analysis of spoken and written language as it is used to enact social and cultural perspectives and identities। उन्होंने एक इंटीग्रेटिव अप्रोच बनाई, ठीक है, डिस्कोर्स एनालिसिस की। उसमें वो क्या चीज़ एनालिसिस करते थे, स्पोकन और रिटन लैंग्वेज दोनों एनालिसिस करते थे। किसकी बेस पे, सोशल और कल्चर पर्सपेक्टिव्स की बेस पे। उसको सोशली और कल्चरली दोनों को उनके कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस करते थे। उन्होंने क्या किया, ये एमसीक्यूज़ है। एज्यूमिंग नो प्रायर नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जेम्स पॉल जी प्रेजेंट्स बोथ अ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज इन यूज़ एज वेल एज अ मेथड ऑफ रिसर्च। उन्होंने थ्योरी, लैंग्वेज जो इन यूज़ होती है, जो डेली रूटीन में लैंग्वेज होती है, उसके ऊपर भी थ्योरी दी, और जो मेथड होगा रिसर्च करने के लिए उसके ऊपर भी थ्योरी दी, जो मेथड बताया उन्होंने।
अब जी नॉर्मन फेयरक्लफ का तरफ आ जाए। इसने जी 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क दिए डिस्कोर्स को स्टडी करने के लिए। 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क में क्या है कि एक में आप क्या करेंगे, एक में आप एनालिसिस करेंगे लैंग्वेज का टेक्स्ट की सूरत में, ठीक है, एनालिसिस ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज टेक्स्ट, ठीक है, इसमें आप ये एक डायमेंशन होगी। फिर आप क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स प्रैक्टिसेस, कि जिस तरह आप डिस्कोर्स करते हैं अपनी डेली रूटीन में, अपने जो सेटिंग्स में, वो आप एनालिसिस करेंगे। प्रोसेसेस ऑफ टेक्स्ट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शंस, ठीक है। एनालिसिस, अब तीसरी डायमेंशन में क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ डिस्कर्सिव इवेंट्स एज इंस्टेंसेस ऑफ सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस। अब आप अपने सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह आप लैंग्वेज बोलते हैं उसमें आप करेंगे, ठीक है। पहले आपने टेक्स्ट की सूरत में करना है, मतलब कि जो लिखा हुआ है उसको एनालिसिस करना है। फिर आपने जो जिस तरह लैंग्वेज बनती है, जिस तरह आप बोलते हैं, वो उस पर आपने एनालिसिस करना है। और तीसरी उसकी होगी जो आपके कल्चर की बेस पे, आपके कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में आपने अपनी लैंग्वेज को एनालिसिस करना है। ये जी 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क है। गंथर क्रेस ने का ये MCQs है जी, इसने डेवलप कर दी ब्रांच ऑफ स्कॉलरशिप रेफर टू अ क्रिटिकल लिंग्विस्टिक। उसने ये डेवलप कर दी, उसे इस चीज़ से जाना जाता है। गंथर क्रेस इज़ वन ऑफ द पीपल क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द ब्रांच ऑफ स्कॉलरशिप रेफर टू एज क्रिटिकल लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। इसने क्या किया, इसने सोशल सिम्योटिक अप्रोच अपनाई। सोशल सिम्योटिक अप्रोच क्या होती है, वही घिसी पटी अप्रोच होती है कि आपकी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, आपके कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में उसने जो आप रोज़मर्रा की जो गुफ्तगू करते हैं वो उसने ऑब्ज़र्व की, ठीक है। फिर वो क्या ले आया, विजुअल कम्युनिकेशन ले आया उसकी बिना पे। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, मीडिया कम्युनिकेशन के ये जो सोशल मीडिया बैनर्स बनते हैं, जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन की जाती है, लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया जाता है, वो उसने आपकी सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट उठाया। आपने आपके रोज़मर्रा की जो जिस तरह आप बात करते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस जो आपकी हैं उसको उठाया, उन दोनों को मिला के आपकी लैंग्वेज को आपकी कल्चर के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसने विजुअल कम्युनिकेशन ले आया, ठीक है। उसने ये अप्रोच अपनाई। और सोशल semiotic approach is concerned with how meanings are made in both the outward and inner interpretation of signs। ये साइंस ही है ना, जो आपके सोशल मीडिया पोस्ट बनती हैं या आपके जो बैनर्स बनते हैं, जो आपके मीडिया जो होता है, जिस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं वो साइंस की सूरत में करते हैं ना। उसमें मुख्तलिफ वो इलस्ट्रेशंस डाल देते हैं, टेक्स्ट डाल देते हैं, तो ये टेक्स्ट के साइन ही होते हैं ना, अल्फ़ाबेट के साइन होते हैं। तो आपका उनका यही कहना है कि सोशल सिम्योटिक अप्रोच, इसमें आपका मीनिंग आता है और वो साइंस आते हैं, उन साइंस का मीनिंग आता है कि उस साइंस का मीनिंग आपके कल्चर में क्या लिया जाता है। उफ, बहुत फजूल चैप्टर था और बहुत अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर था। बहरहाल इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।